हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की भूगोल की पुस्तक, जिसमें हम आज चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जो कि है प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी या ईवीएस आता है, तो आप एससीईआरटी की बुक से हेल्प ले सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के, और समझते हुए भी चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि शीतोष्ण घास के मैदान क्या होते हैं, उष्ण घास के मैदान क्या है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को समझ के ख़त्म करते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। शीतोष्ण घास के प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध में टैंगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास प्रदेश कहा जाता है। शीतोष्ण घास प्रदेश और टैंगा प्रदेश दोनों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन शीतोष्ण घास प्रदेश क्षेत्र में सघन घास उगती है और टैंगा क्षेत्र में सघन वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये हमने जो ग्राफ पढ़ा है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आपने पढ़ा, शीतोष्ण। शीतोष्ण क्या है? तो शीतोष्ण पर आप गौर करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शीत और दूसरा है उष्ण। तो यहाँ पर संधि आ गई और कौन सी संधि है ये? गुण संधि। तो गुण संधि इसलिए है कि जब भी आपको किसी भी शब्द में ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा या छोटी ए की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होती है। तो संधियों को पहचानना भी बहुत आसान है। तो चलिए हिंदी पर आ गए। शीतोष्ण घास के मैदान। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत और उष्ण। और शीत का मतलब होता है ठंडा और उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो दोनों को मिलाकर, यानी कि जहाँ पर ठंड भी है और वहाँ गर्मी भी है, उस तरह का एरिया शीतोष्ण होगा। और जहाँ सिर्फ गर्मी है वहाँ ऊष्म होगा, और जहाँ ठंडी है वहाँ शीत होगा। तो तीन प्रकार के हमारे जो पृथ्वी है उस पर तीन प्रकार के इस तरह से एरिया में बांटे गए हैं वनों को। तो लेकिन यहाँ पर हम घास की बात कर रहे हैं, तो घास दो ही प्रकार के एरिया में पाई जाती हैं। एक तो शीतोष्ण घास के प्रदेश होते हैं और एक उष्ण घास के प्रदेश होते हैं। क्लियर? अभी हम शीतोष्ण घास के प्रदेश की बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, और यहाँ पर कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में टैंगा प्रदेश के दक्षिण में। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये बीच में से विषुवत रेखा जा रही है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का पार्ट है इसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में टैंगा प्रदेश के दक्षिण में, उत्तरी गोलार्ध में टैंगा प्रदेश के दक्षिण में, जैसे हम कहते हैं हमारे भारत के दक्षिण में, तो साउथ वाला पार्ट आ जाता है। तो ऐसे ही टैंगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास प्रदेश कहा जाता है। इस अनअकैडमी के प्लस पर जुड़ने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। प्लस फीचर्स क्या क्या मिलते हैं? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली फ्री मॉक टेस्ट। बिग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आप सी टेट, यूपी टेट या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान पर 80% का प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो ये फ़ायदा, ये लाभ आप जल्द से जल्द उठा लें, क्योंकि ये कब तक है कुछ भी नहीं कह सकते। 6 महीने का जो कोर्स 3600 में मिलता था वो 699 में मिल रहा है, और 12 महीने का जो कोर्स 4500 में था वो 899 में मिल रहा है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप उनके प्राइस से यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में 80% का प्राइस ड्रॉप हुआ है। इसके साथ ही यही बात नहीं रुकती है, सोने पे सुहागा क्या है कि आप मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट यूज़ करके इस पर भी 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं।
तो कितना सारा डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करके आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। संकल्प कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आया है, जो कि 19 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। आपके एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन इस कोर्स के साथ होगी और ये कोर्स आपको टेट यानी कि सीटेट, यूपी टेट और स्टेट टेट के जो 80% डिस्काउंट के साथ जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है उसी पर मिलेगा। तो इसमें आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लाभ का फ़ायदा उठा लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। साथ ही 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखते हैं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक दिए हैं, एनरोल कर लीजिए और फॉलो करना मत भूलिए। शीतोष्ण घास प्रदेश और टेंगा प्रदेश दोनों में बारिश बराबर है 25 से 50 सेंटीमीटर तक, लेकिन जहाँ शीतोष्ण एरिया है वहाँ घास बहुत ज़्यादा उगती है, बहुत ज़्यादा घनी। अगर हाथी भी चला जाए उसमें से तो हाथी छुप जाए, तो इतनी बड़ी बड़ी घासें होती हैं। लेकिन टेंगा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर घास की जगह वृक्ष बहुत घने होते हैं। सघन मतलब घने, क्लियर। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनको सघन कहते हैं, क्लियर। तो क्या कारण है? ये बारिश तो सेम ही है दोनों जगह, लेकिन एक जगह घास उग रही है, एक जगह पेड़ उग रहे हैं। तो दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, जैसे हमारे भारत के दक्षिण में गर्मी रहती है और उत्तर में क्या रहता है, ठंड रहती है। तो ऐसे ही दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती, तो उस जगह पेड़ न उगकर घासें उग आती हैं, अतः यहाँ घासें उगती हैं। इसके विपरीत उत्तर में ठंड बहुत अधिक होती है, तो वहाँ गर्मी कम पड़ती है। तो गर्मी कम पड़ती है तो जो मिट्टी की नमी है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो वहाँ पेड़ काफ़ी अच्छी मात्रा में घने घने पेड़ उग जाते हैं। तो इस कारण टेंगा प्रदेश में पेड़ उगते हैं। तो बारिश का लेवल दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर है सर्दी और गर्मी का। संसार में 2 प्रकार के घास प्रदेश पाए जाते हैं और 2 प्रकार के घास प्रदेश हैं, उष्ण घास के प्रदेश और शीतोष्ण घास के प्रदेश। तो आपको जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, सवाना, लानोस, ग्रांचकोस और सवाना, ये क्या है, उष्ण घास के प्रदेश। और जो रेड कलर यानी कि ऑरेंज कलर में दिख रहा है, प्रेरीज, स्टेपीज, पंपास, डाउन्स, वेल्ड, ये शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं। चलिए आगे, अर्जेंटीना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? तो ये अभी हमने देखा मैप घास का। तो यहाँ आप देख सकते हैं अर्जेंटीना ये वाला एरिया है। तो यहाँ पर आप शीतोष्ण घास की बात कर रहे हैं तो पंपास कहते हैं, अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के प्रदेश को डाउन्स कहते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रख सकते हैं। रूस में इस घास के मैदान को क्या कह रहे हैं? रूस का एरिया, ये देखिए ये ही है रूस। तो ये वाला एरिया क्या है? स्टेपी। और उत्तरी अमेरिका में यही चीज़ क्या होती है? प्रेरीज कहलाती है। तो रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। यूरेशिया में, यूरेशिया यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बना है। तो यूरेशिया में कार्पेथियन पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से लेकर बड़ी झीलों तक विशाल घास भूमि का क्षेत्र है और इसे यहाँ प्रेयरी प्रदेश कहते हैं। तो यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। तो यूरेशिया में ही प्रेरी प्रदेश नहीं है, यूरेशिया में स्टेपी है। और जो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है वहाँ पर प्रेयरी है। अभी हमने पढ़ा था ना प्रेयरी, वही। एटलस की सहायता से आप कार्पेथियन और अल्टाई और रॉकी पर्वत की स्थिति का पता ज़रूर लगाएं।
तो जलवायु उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। शीतकाल की अल्प वर्षा हिम का रूप धारण कर लेती है और यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार होती हैं। जीव जंतु कैसे होते हैं? एशिया के स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज प्रदेश में कुत्ते व तेजी से भागने वाले बाइसन होते हैं। जंगली या बैल की तरह या फिर कह सकते हैं याक टाइप में होते हैं। दक्षिण अमेरिका के पंपास में, तो ये सब घास के मैदान हैं। एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए बुक में दे दिया, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप ये ध्यान रखेंगे और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, स्टेपी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? प्रेयरीज कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के पंपास में जंगली भैंसा, पंपा हिरण और रिया पक्षी होता है। ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कोकाबेपुरी आदि विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव जीवन कैसा है? एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज, कजाक आदि आदिवासी जनजातियां खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करती हैं। तो किर्गिज, कजाक आदिवासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये अगर क्वेश्चन आए तो आपका क्या आंसर होगा? तो ये पाई जाती है एशिया के स्टेपी प्रदेश में। पशुचारण पर जीवन यापन करने वाली जनजातियों में किर्गिज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किर्गिज क्या है? अगर ये ही क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आप आसानी से आंसर दे दोगे कि किर्गिज एशिया के स्टेपी प्रदेश में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी होगी तो यही क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेगा और आप उसका आंसर गलत करके आ पाओगे। तो ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ये दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के मूल निवासी हैं। ये अब भी अपने पशुओं के चारे आदि की तलाश में मौसम के अनुसार आते जाते हैं। ये भेड़, ऊंट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरीज प्रदेश में चरने वाले बाइसन, तो ये इस तरह का होता है बाइसन, यानी कि जंगली बैल कह सकते हैं, जंगली गाय। ठीक है, उसको हाँक कर एक रास्ते में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंच जाते थे। जो लोग यह जोखिम भरा धंधा करते थे उन्हें काउबॉय कहा जाता था। अब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए गए। ये लोग सैकड़ों किलोमीटर लंबी ज़मीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लेते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? रैंच कहा जाता है। रैंच के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। वर्तमान समय में घास के मैदान के सभी प्रदेशों के अधिकांश भागों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों की खेती की जाती है। अब ये प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जिसे हम जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में बड़े बड़े जोत वाले किसान हैं जिनके पास 500 से 600 एकड़ ज़मीन होना आम बात है। इतने बड़े जोत यानी कि कृषि भूमि पर आप खेती कैसे करेंगे ये आप सोचिए। और चलिए, कोई नहीं, अमेरिका में कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ गेहूँ, कई किलोमीटर सिर्फ मक्का, तो कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ टमाटर और कहीं कई किलोमीटर तक कपास। तो यहाँ पर का आ रहा है तो आप कहेंगे मैं हिंदी को बार बार आपके ज्योग्राफी में ले आती हूँ। तो जब भी एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये कहीं कई किलोमीटर तक आ रहा है, तो आप ध्यान रखें। चलिए, तंबाकू व सोयाबीन की खेती होती है।
जबकि भारत में ऐसा नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से देखिए, अगर बहुत एक ही चीज़ की खेती बहुत बहुत दूर तक कई कई एकड़ ज़मीन पर की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी फार्म मालिक अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर, लेबर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों के खेती का सारा काम किया जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने और अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद और दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात हैं, उसी तरह से भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश भूमध्य सागर के दोनों ओर होते हैं और भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर होते हैं। तो ये जो वर्डिंग्स हैं भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखीय दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो प्लीज़ कभी मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर भूमध्य सागरीय से क्वेश्चन आता है तो वो भूमध्य रेखीय वाली चीज़ों को ही उसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये चीज़ आप कभी गलत ना करें। भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखीय दो अलग अलग एरिया हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर फैला हुआ है, इसीलिए इसका जो नामकरण है भूमध्य सागर प्रदेश किया गया है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश? तो ग्रीष्मकाल गर्म होता है और शुष्क होता है, जबकि शीतकाल साधारण तथा आर्द्र होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती रहती है। शीतकाल में औसत तापक्रम 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वार्षिक वर्षा का औसत 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण होने के कारण वायुदाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। वनस्पति कैसी है यहाँ पर? इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा की अधिकता तथा ग्रीष्मकाल सूखा रहने के कारण विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे ओक, वॉलनट, चेस्टनट, सेडार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं छोटे वृक्षों वाली झाड़ियों के झुंड भी पाए जाते हैं, जिनको कैलिफोर्निया में चैम्परल और दक्षिण यूरोप में मार्क भी कहते हैं। रूम सागरीय प्रदेश, जिन्हें भूमध्य सागरीय प्रदेश ही कहा जाता है, रूम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्वविख्यात है। नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, शहतूत, जैतून, अंजीर आदि। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी, छालें मोटी होती हैं, यानी कि जो स्किन होती है पेड़ों की उसे छाल बोलते हैं, और पत्तियां छोटी व मोटी होती हैं। मानव जीवन कैसा है यहाँ का? इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन और रहन सहन का स्तर ऊंचा है। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी ये प्रदेश काफ़ी विकसित है। इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग तथा खनिज उद्योग का विशेष महत्व है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना तथा शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालना, रेशम तैयार करना यहाँ का
अन्य उद्योग हैं। अपने परिवेश में कृषि पर आधारित उद्योग धंधों की आप सूची बना सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित जाने होंगे। तो अभी आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस होती हैं तो उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक कीजिए और नोटिफाई मी पर क्लिक करके एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव आऊँगी। और ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।